हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी खुश होकर, प्रसन्नचित्त होकर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हर एक वीडियो को, हर एक काम को ध्यान से करना है और अपने आप का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारी बॉडी है, हमारे लिए हर समय काम करती रहती है। मस्तिष्क की बात कहें तो कभी सोचना तो थमता नहीं है। सोते समय भी हम सपनों में खो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य है या ब्लड सर्कुलेशन है वो हमेशा अच्छे से चलता रहता है। इसलिए हमें अपना का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है और इसमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है, थोड़ी थोड़ी शामिल कीजिएगा और मेडिटेशन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से हम एकदम शांत और एकाग्रचित होकर अपने आप का ध्यान देते हैं, उसी तरह से हम हर एक कार्य को भी बखूबी कर पाते हैं। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में मैं बताइए क्या कहूं। बिल्कुल, आपको पता है कि 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड होती ही है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। हम कभी भी किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे बात नहीं करेंगे। इस बात को मस्तिष्क में आप बस बिठा लीजिए और किसी भी तरह का डाउट या कोई भी संकोच या कुछ भी बात अपने मस्तिष्क में बिल्कुल मत रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए इस वीडियो पर, क्योंकि इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक, पूरा पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पार्ट 3 का होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। नाम आपको बताइए ना, रीढ़ की हड्डी। लिखा है लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टोरी जो एकांकी है उसको पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हर एक घटना, जो भी कब आए मेहमान, कौन आया, उमा ने किस तरह से जवाब सवाल किए, वो सब कुछ वर्णन यहां पर होगा। और साथ ही साथ जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने पाठ का सार देखा था, लेखक परिचय देखा था, एनसीईआरटी समाधान देखे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखे होंगे। अब ये जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, इस वीडियो में एक एक पहलू को, एक एक पक्ष को हम डिटेल में सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको ये कहानी, ये एकांकी, नॉट कहानी, एकांकी या नाटक बहुत अच्छे से समझ में आए। और समझने के साथ साथ इससे जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कभी भी, चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे कोई परीक्षा हो, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को रेडी रख सके, तत्पर रख सके उत्तर देने के लिए। आइए एक बार फिर से मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर। लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी, और हम तो सदा ही हमेशा सभी हिंदी के रचनाकारों को नमन करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से हिंदी साहित्य का परचम सारी दुनिया में फहराया। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई सन 1917 को हुआ था और मृत्यु सन 1978। हिंदी के लेखक और नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली। अपना एक विशेष नाम लेकर या अपनी एक विशेष पहचान लेकर हिंदी साहित्य में अनूठी पहचान बनाई है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ये जो एकांकी है, रीढ़ की हड्डी, अब इस एकांकी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। जैसा कि आपने सार सुना होगा, सार देखा होगा, एनसीईआरटी समाधान वाला वीडियो भी देखा होगा कि एक बार रामस्वरूप जी के घर उमा को देखने वाले गोपाल प्रसाद जी और शंकर आते हैं। रामस्वरूप विचारों से बड़े अच्छे विचारधारा के व्यक्ति थे, जो शिक्षा में भी दिलचस्पी रखते थे और अपनी बेटी को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई। ठीक है, ये रामस्वरूप जी हैं, ये बेटी उमा है। बेटी उमा से ये कहा गया पिताजी ने कि उनके सामने अपनी उच्च शिक्षा की चर्चा मत करना, क्योंकि वे लोग अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि अधिक पढ़ी लिखी लड़की यदि मिल जाएगी तो वो घर में शायद क्लेश मचा सकती है और घर में जो अच्छे से मिलजुल कर नहीं रहेगी, ऐसी उनकी विचारधारा थी। तो उमा से कह दिया कि तुम ज्यादा बात मत करना, जितना वो सवाल पूछे बस उतना जवाब देना। उमा ने जी पिताजी कहकर सिर हिला दिया, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा भी मानती थी और बात भी मानती थी। लेकिन जब बात आगे बढ़ती गई, बातें करते गए और कुछ ऐसे सवाल जवाब हुए कि उमा शंकर की सच्चाई लेकर सामने आ ही जाती है और अपने साहस के साथ, निडरता के साथ
शंकर की पोल पट्टी सबके सामने खोल देती है। इसी का वर्णन इस चैप्टर, इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कंप्लीटली एकदम एक एक घटना, एक एक पात्र का यहाँ पर आपको परिचय मिलने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। आइए मेरे साथ चलें, उमा के घर चलते हैं। आइए देखिए, रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी, शादी के योग्य लड़की है, जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं। किसी भी घर में जब लड़की शादी योग्य हो जाती है तो माता पिता को चिंता सताती है कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, लोग समझदार हों, इस तरह की चिंता। जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं और आज उनके घर लड़के वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद जी, जो पेशे से वकील है, और उनका लड़का शंकर, जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उमा को देखने आ रहे हैं। लड़के के पिता कौन है? गोपाल प्रसाद जी, और जो पेशे से वकील भी हैं। लड़का स्वयं शंकर है, जो बीएससी कर लिया है और अब मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है या कर रहा है। चूंकि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर रतन कौन है? नौकर, ठीक है, के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक तख्त, चारपाई जैसा तख्त होता है, रख कर उसमें एक नया चादर बिछाया। फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया, ताकि लड़के वाले आएंगे तो वो आराम से अच्छे से बैठ सकें। और उमा चूंकि गाना बजाना भी जानती थी, तो उमा उनको अपने गुणों से भी परिचय करवा देगी। अब क्या हुआ? रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में नया मेजपोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो आप सब भी करते हैं ना तैयारी। मम्मी कहती ना, जरा ये कवर मवर, सोफे के कवर सही कर दो, ये सही कर दो, देखो अंकल आंटी आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, तो हम एकदम बहुत अच्छे से अपने घर को सजाने लगते हैं। ठीक वैसे ही रामस्वरूप जी के घर तो लड़की वाले, मतलब लड़के वाले आ रहे हैं अपनी लड़की को देखने, तो उन्होंने घर को बहुत अच्छे से सजाया और साथ ही साथ जो भी सामान था उसको सिस्टमैटिक रखा। और अब देखिए क्या होता है। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर बैठी है, नाराज होकर बैठी है, कहती कि मुझे नहीं आना। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन्हें एक रिश्ता हाथ मिला है। लड़का बहुत अच्छा है, बीएससी कर चुका है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और उसके पिता भी बड़े समझदार हैं, पेशे से वकील है, इतना अच्छा परिवार है, उसको समझाओ जरा और उसको लेकर आओ। इसलिए वह अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि देखने में ठीक ठाक था शंकर और परिवार भी संपन्न था। लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया, लेकिन वह मान ही नहीं रही है। बोले, आपकी लाडली बेटी बिल्कुल एक भी बात नहीं सुन रही है। मैं कह रही हूं उससे, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है, आप ही जानिए। उसके बाद रामस्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती कि ये सब तुम्हारे ज्यादा पढ़ाने लिखाने का ही नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वह कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को ना बताए। साथ ही साथ रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि अरे, तुम जिस तरह का अपना टेप रिकॉर्डर चलाती जा रही हो, कहीं लड़के वालों के सामने उसकी शिक्षा की सच्चाई मत खोल देना, चुप रहना वहां पर। दरअसल उमा बीए पास है और लड़के वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। इसीलिए रामस्वरूप ने लड़के वालों से झूठ बोला है कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। ठीक है, अब लड़के वालों ने पहले ही अपनी शर्त बता दी थी कि हमें लड़की चाहिए सुंदर हो, सुशील हो, गुणी हो, घरेलू के जो काम होते हैं वो भी आते हो, साथ ही साथ कम पढ़ी लिखी हो। अब रामस्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद जी के बारे में बहुत सुन रखा था कि अरे बड़े अच्छे एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पेशे से वकील हैं, इकलौता लड़का है, सुंदर दिखता है, पढ़ भी रहा है, बीएससी कर चुका है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी लाडली बेटी को इनके घर की बहू बनाऊं। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेटी की जो पढ़ाई थी वो लड़के वालों के सामने क्या कहा कि सिर्फ 10वीं पास है। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल शादी विवाह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह वैसे ही सुंदर है, नहीं सज सवर रही है तो कोई बात नहीं। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया। अब मेहमान आ जाते हैं और रामस्वरूप जी उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों
नए जमाने और अपने जमाने की तुलना करने लगते हैं कि देखिए आज का जमाना क्या हो गया, जमाना तो वो था जब हम हुआ करते थे, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं जो इधर उधर झांक रहा था। वह उससे सीधी कमर करके बैठने को कहते हैं। देखिए, जैसे ही रामस्वरूप अंदर गए तो थोड़ा गोपाल प्रसाद उनके घर पर नजर डालते हैं कि हाँ, दिखने में तो ठीक ठाक है, पैसे से भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, मतलब अब थोड़ा इनसे जो बिजनेस वाली बात है, मांग वाली बात है, थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हैसियत वैसियत से तो ठीक नजर आ रहा है। घर पर नजर डाल दी। जैसे ही रामस्वरूप जी अंदर गए, गोपाल प्रसाद सारे घर पर नजर डालते हैं, क्या कौन सी चीज कितने की होगी, अनुमान लगाते हैं कि अच्छा मतलब पैसे में तो ठीक ठाक लग रहे हैं। और साथ ही साथ अपने बेटे से कहते सीधा होकर बैठ, कहाँ सिर कमर को झुकाकर बैठा है, इस तरह से अपने बेटे को डांटते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। चाय नाश्ता हुआ, समोसे मोमोसे खाए और कहा कि नहीं नहीं, मैं बहुत खा चुका हूँ, या बस इतना ही है, नाश्ता करना है, कोई पेट भर खाना नहीं खाना है। तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद आराम से किस तरह से वो गोल 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 घुमाकर रामस्वरूप से मुद्दे की बात करना चाहते हैं। मुद्दे की बात क्या है पता है? दहेज की बात, लेन देन की बात, लाभ हानि की बात, मुनाफा फायदे की बात। और इन्हीं बातों बातों में कहते हैं कि रामस्वरूप जी थोड़ा बिजनेस की बात हो जाए। अब देखिए, यहां पर जन्म पत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया। जैसे ही रामस्वरूप जी कहते हैं कि पहले जो उनकी जन्म पत्रिका है, कुंडली, वो तो देख लें अपन, तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं क्योंकि हैसियत वैसियत देख चुके थे कि लड़की घर से संपन्न है, अच्छा दहेज मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जन्म पत्री मिलाने का कष्ट बिल्कुल ना करें, भगवान के चरणों में रख दिया है, खुद ब खुद मिल जाएगी और बड़े अच्छे से उनके गुण मिल जाएंगे। बातों बातों में वे अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए, छोटी सोच, निम्न सोच का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़के को उच्च शिक्षा दी, इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या कहा उन्होंने कि सभी लोग कहते हैं उनसे समाज में कि आपने अपने लड़के को उच्च शिक्षा दी है, इसलिए बहुएं भी ग्रेजुएट तो होनी चाहिए। लेकिन मैं तो उनको कह देता हूं, लड़कों का पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वो आगे कहते हैं कि मुझे बहुएं से नौकरी तो करानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा रामस्वरूप जी से कि देखिए, मैंने अपने बेटे को बीएससी करा दिया, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और आपको पता है हम लोग कितने मतलब अपनी डींगे मारते हैं और साथ ही साथ अपनी ओछी मानसिकता का भी परिचय देते हैं। लेकिन लोग हमसे कहते हैं कि बेटे को तो आपने बहुत पढ़ाया है, बहुएं भी ग्रेजुएट तो लानी चाहिए। मैंने तो कह दिया, देखिए भाई, अधिक पढ़ी लिखी बहू मुझे चाहिए नहीं, और कौन मुझे अपनी बहुओं से नौकरी करानी है, घर गृहस्थी का काम कर ले, थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान हो बस। तो यहां पर यह परिचय मिल गया कि गोपाल प्रसाद जी लड़के की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा में बहुत अंतर करते थे, अर्थात लड़का लड़की में भेदभाव उनके मन और मस्तिष्क दोनों में भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या करेंगी, लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, मुझे अपनी बहुओं से कौन नौकरी करानी है, घर गृहस्थी संभालने इतना ही काफी है। लड़के वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया है, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन खत्म हो चुका है। इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेजते हैं। और जैसे ही रामस्वरूप बाहर वाले सामने वाले गेट से जाने की कोशिश करता है तो कहते हैं, अरे ओ मूर्ख बेवकूफ, कहते हैं वो, पीछे के दरवाजे से जा, यहां तो मेहमान बैठे हैं, जा जल्दी मक्खन लेकर आ। क्योंकि अब टोस्ट पर मक्खन लगाने को नहीं था तो वो रतन को पीछे के दरवाजे से भेज देते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वह अपने मालिक को दे देता है। ठीक उसी समय गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज से ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज एकदम पतली और खिसियाट भरी है, जबकि उसकी कमर भी झुकी है। अब देखिए, फिर वो रामस्वरूप से लड़की की सुंदरता एवं अन्य चीजों के बारे में भी पूछते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। अब सारी बातें हो गई, ये हो गया कि भाई लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, ऐसी वैसी, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए।
चलिए नाश्ता पानी हो गया है सब, अब लड़की कैसी है, कैसी दिखती है आपकी बेटी? तो राम स्वरूप जी कहते हैं आप स्वयं देख लीजिए। इसके बाद राम स्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन राम स्वरूप झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। जैसे ही उमा आई उनके सामने पान लेकर, स्वागत में पान वान खिलाए जाते हैं, तो पान लेकर आई तो जैसे ही उन दोनों की नजर उमा के चश्मे पर पड़ी, तुमने चश्मा लगाया, कैसे लगा? तो राम स्वरूप तुरंत उस बात को पलटकर कोई भी नया बहाना बना देते हैं जिससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में भी पूछते हैं, तो उमा मीरा का एक सुंदर संगीत सुनाती है। हारमोनियम रखा था और जो भी साज सज्जा का सामान था। तो गोपाल जी कहते हैं क्या तुम्हें गाना बजाना भी आता है बेटी? तो उमा ने कहा हाँ मैं गा लेती हूँ थोड़ा और बजा भी लेती हूँ। तो उसने हारमोनियम बजाते मीरा का एक भजन सुना दिया, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कोई भी मीरा जी का भजन सुना दिया तो बड़ा अच्छा लगा। बोले वाह बड़ा मधुर गाती है आपकी बेटी। तो उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता। उससे पूछते जाते हैं तुम्हें क्या आता है, क्या करती हो, क्या क्या बना लेती हो, और क्या क्या आता है, और क्या क्या आता है, सारी बातें। तो उमा सुनते 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 एकदम उसको चिढ़ आने लगी कि आखिर ये इतना क्यों पूछ रहे हैं। उसको गुस्सा आने लगा, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। अब वो थोड़े स्टार्टिंग में तो उसने उत्तर दिए, उसके बाद उसको बुरा लगने लगा और अब वह चुपचाप बैठ गई। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो मैं पूछूं उसको वो जवाब देती जाए आराम से। लेकिन उमा पहले जवाब देती गई, लेकिन बात में ये कर लेती हूँ, वैसे कर लेती हूँ, खड़े होकर चलकर बताओ, बोल कर बताओ, गा कर बताओ, क्या क्या बना लेती हूँ, कढ़ाई ये जो तुमने पहना है वो कहाँ से लिया, मतलब बहुत सारी बातें। तो उमा को गुस्सा तो बहुत भयंकर आ रहा था, लेकिन वो चुप रही। अब जब गोपाल प्रसाद को उत्तर नहीं मिला तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, खटक गई उनको बात। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। राम स्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं बोलो बेटी चुप क्यों हो गई? राम स्वरूप जी कहते हैं हाँ उमा जवाब दो, क्या पूछ रहे हैं आप? लेकिन अब देखिए क्या होता है। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि क्या मैं मेज कुर्सी बेचते वक्त, दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उसकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। उमा ने आराम से बोला, आहिस्ता बोला, लेकिन जो बात बोली वो उसमें वजन था, उसमें दम था। क्या कहा कि ये महोदय जी या महाशय जी जब से मुझसे प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, जब भी दुकान में हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मेज, टेबल, कुर्सी, जो भी, क्या हम उससे पूछते हैं कुछ? नहीं ना, पसंद आई ठीक है, सौदा कर लिया। मुझसे क्यों इतने सारे प्रश्न किए जा रहे हैं? क्या मैं कोई मेज, कुर्सी या निर्जीव वस्तु हूं? दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखाता है और मोल भाव तय करने लगता है। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। तब से प्रश्न किए जा रहे हैं, मैं कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दूं? राम स्वरूप उसे टोकते हैं, कहते हैं उमा शांत रहो बेटी, थोड़ा रुको, महोदय जी जो भी पूछ रहे हैं जवाब दो। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे अब कहने दीजिए, मैं अपनी बात अब कहकर रहूंगी। ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं, जरा उनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं। ओहो, जैसे ही रामस्वरूप जी ने कहा कि बेटी बोलो कुछ, या फिर अब जब वो महोदय जी जो गोपाल प्रसाद जी थे उनसे कह रही थी, तो उन्होंने कहा चुप रहो बेटी। कहा पिताजी मुझे बोलने दीजिए, ये जब से मुझसे प्रश्न जवाब किए जा रहे हैं, क्या उनको इतना भी नहीं पता कि हमारे क्या दिल नहीं होते? हम क्या कोई निर्जीव वस्तु हैं जो भी कुछ कहते जाएंगे हम सुनते जाएंगे? गोपाल प्रसाद तो तमा गए, एकदम गुस्से से उठकर खड़े हो गए। और क्या होता है कि क्या उन्हें वहां बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बोलते बाबू राम स्वरूप उठाओ मेरा बेत रखे रहते ना हाथ में एकदम रौब झाड़ने के लिए, मेरा बेत उठाइए। क्या आपने मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया था अपने घर?
आप अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते हैं, वो किस तरह से मुझसे जबान लड़ाए जा रही है। ऐसे करके गुस्से से तिल मिलाकर खड़े हो गए। उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है? उमा तब भी चुप नहीं रही, बोली आपसे मैंने एक दो सवाल क्या कर लिए और आप लाल हो गए, आप तमतमा उठे। और आप जो जब से मुझसे हजारों सवाल किए जा रहे हैं, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं है? आपसे मैंने 2 प्रश्न किए, आपको अपनी बेइज्जती दिखने लगी। और आप जो मुझसे सवालों की बौछार किए जा रहे हैं, क्या हमारी उसमें बेइज्जती नहीं होती? अब क्या हुआ, साथ में ही वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियां खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता है। आप अपने लड़के के लिए बहू ढूंढ रहे हैं या कोई निर्जीव प्राणी या भेड़ बकरी जो इस तरह से उसको देखे जा रहे हैं? 17 सवाल किए जा रहे हैं। वह उनके लड़के शंकर के बारे में बताती। इतना कहकर भी उमा चुप नहीं हुई। रामस्वरूप कह रहा है बेटी बेटी, पिताजी अब मुझे बोलने दीजिए। अब उसने जो बात कही वो सुनिए ध्यान से। उसने उनके लड़के शंकर के बारे में बताया कि किस तरह वह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत करके भगाया गया था। पूछिए अपने लाडले से कि एक बार वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? सोचिए, उनकी सोच पर सच में यही शब्द आता है कि लानत है। क्योंकि जब उमा ने कहा कि अपने बेटे से पूछिए कि वो लड़कियों के जो कॉलेज है, हॉस्टल है, उसके बाहर इर्द गिर्द क्यों घूमा जा रहा था और कैसे उसको बेइज्जत करके भगाया गया था, तो गोपाल प्रसाद जी ने लड़के से कुछ नहीं पूछा, जबकि उनको प्रश्न किससे करना चाहिए था? लड़के से। क्यों तुम वहां क्यों गए थे, ईटीसी जो भी बात है। और उनके मस्तिष्क में क्या है, अच्छा तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उसकी पढ़ाई को उन्होंने तुरंत कैच कर लिया। अपने बेटे की कमजोरी कहें या उसकी चरित्रहीनता का जो प्रमाण मिल रहा है उसको कहें, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। और क्या कहने लगे, तब गोपाल प्रसाद जी आश्चर्य पूछते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूं और मैंने बीए पास किया है। ऐसा कहकर उसने कोई चोरी नहीं की। उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है, उनके पुत्र की तरह नहीं जो आवारागर्दी करते घूमता था। अब तो गोपाल प्रसाद की धज्जियां उड़ गई हैं पूरी तरह से। अब वो कैसे अपने आप को संभालें, तो क्या किया, अब शंकर एवं उनके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो गए, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। बोले उठ बेटा चलते हैं, यहाँ लगता है रामस्वरूप बाबूजी ने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। क्या इसलिए बुलाया था? और आपने हमसे झूठ बोला कि आपकी बेटी 10वीं पास है जबकि वो बीए पास किए हुए है, इसलिए हमें बुलाया। आपने हमारे साथ छल किया है या झूठ बोला है। इस तरह से वो कहने लगे। रामस्वरूप जी को बुरा भला कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गए। उमा पीछे से कहती है, क्या कहती है सुनना, जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उसने ये नहीं कहा कि क्षमा कीजिए या सॉरी वॉरी, ये कुछ नहीं। जा रहे हैं ना, जाइए, गेट खुला है, जाइए जाइए, परंतु हाँ घर जाकर अपने बेटे से जरा ये पूछ लीजिएगा कि इसकी बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इसका अपना कोई वजूद है या नहीं, इसका अपना कोई अस्तित्व है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहां से चले जाते हैं अपना सा मुंह लेकर, छोटा सा मुंह लेकर, क्योंकि उनकी इज्जत तो रही नहीं। बेटे की कमजोरी और इस तरह से उसका इज्जतों की धज्जियां उड़ जाना गोपाल प्रसाद जी को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चुपचाप अपने बेटे के साथ बाहर चले जाते हैं। उनको जाता देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। अब देखिए, पिता जो रामस्वरूप जी थे उनको बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उमा ने अपनी बातें कही, बल्कि इसलिए कि उनको लगता था कि ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है, मेरी बेटी वहाँ पर सुख ही रहेगी। शादी से पहले पढ़ाई की बात छुपा ली, बाद में पता चल जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही लड़के और लड़के के पिता जब बाहर जाते हैं तो जो रामस्वरूप जी रहते हैं वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और पिता को उदास देखकर उमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसके बाद क्या होता है,
तभी नौकर आता है, मक्खन साहब जी मक्खन, और कहानी खत्म हो जाती है। समझ आया? जहां पर शिक्षा को यदि थोड़े से समय पूर्व की बात की जाए, या आज भी कई ऐसे एरियाज हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा लड़कियों को भेदभाव से देखा जाता है। आज भी ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर लड़कियों को अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं तक विद्यालय होते हैं, उसके बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वहां पर पढ़ने नहीं भेजा जाता। अब शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो, क्या करना होगा? तो इसके लिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि वे हर एक गांव में, वैसे तो बहुत विकास हुआ है हर तरफ, अब बहुत अच्छे से, जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, जहां पहले 5वीं तक स्कूल हुआ करता था, अब वहां 12वीं तक स्कूल है, और बहुत एकदम साइकिल्स प्रदान करना, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, और इसी तरह के कदम उठाते रहें ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हर एक गांव, हर एक, जो कि कहते हैं ना कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर आता है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर भी तो जाता है। तो हर शहर को गांव से जोड़ना है, हर गांव को शहर से जोड़ना है, ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, और हर एक जो बच्चा हो, बालक है, जो 6वीं से मतलब क्लास 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, जो कानून में, संविधान में सरकार ने भी निहित किया है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स भी कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को शिक्षित करना, बेस्ट एजुकेशन प्रदान करना, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करना। अब मैं बता दूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आप दोनों में अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं, और जिस भी वीडियो को आपको देखना है, जैसे वीडियो को आप हिंदी वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे पाठ्यक्रम देखना है, पाठ का क्रम अनुसार सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पी, जो भी आपको जो भी टॉपिक देखना है, जस्ट क्लिक कीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और वीडियो जो भी होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जिज्ञासाओं को, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही हम वीडियोस का निर्माण करते हैं, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। आपने वीडियो देखा, वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में भी आएगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, उनको भी बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन की लिंक प्राप्त हो सके, और वे भी अपने अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।